चलिए आज व्यवसाय में चलते हैं अपन संगठन के अंतर्गत औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन यानी वह संगठन जिसमें अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट कर दिया जाता है। अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट कर दिया जाता है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति किसको आदेश देगा और कौन किसके आदेश का पालन करेगा। इस प्रकार से अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार से अधिकार इसमें ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इसी संगठन को बोलते हैं अपन औपचारिक संगठन। तो सीधी सी बात, औपचारिक संगठन वह संगठन जिसमें समस्त अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट कर दिया जाता है और जिसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और उसके हिसाब से समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी अपने अपने दायित्वों का पालन करते हैं। उसी संगठन को बोलते हैं अपन औपचारिक संगठन। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसी के अंतर्गत औपचारिक संगठन की विशेषताएं। इसी 4 विशेषताएं होती है। पहला नंबर, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति। इस संगठन का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। और कंपनी का या कंपनी के प्रबंधक का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, ये इसका उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संगठन का निर्माण किया जाता है। कारण कि अगर मान लो सारा अधिकार प्रबंधक अपने पास रखेगा तो ऐसी दशा में आदेश देने में विलम्ब हो जाएगा और समय पर आदेश कर्मचारी को मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो उत्पादन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रबंधक क्या करता है, अपने अधिकारों का भरार्पण कर देता है। यानी अपने जितना उसको अधिकार है, आदेश देने का अधिकार, वह जो है श्रृंखलावश पूरे अधिकारों को कर्मचारी अधिकारियों के बीच में क्या कर देता है, बांट देता है और उस कार्य से मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? प्रबंधक। तो यहाँ पे एक श्रेणी बन जाता है जो बताया गया था आपको, प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी। किसी वस्तु का अगर निर्माण करना है तो प्रबंधक उप प्रबंधक को आदेश देगा, उप प्रबंधक फोरमैन को आदेश देगा, फोरमैन चार्जमैन को आदेश देगा, चार्जमैन अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी को आदेश देगा। और इस प्रकार से ये एक बिजली के करंट के समान आदेश ऊपर से नीचे की ओर पहुँचेगा और कर्मचारी बिना विलंब किए अपने काम में लग जाए। और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उस उद्देश्य की वहाँ पे प्राप्ति हो जाती है और कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति मिल जाती है। ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये औपचारिक संगठन की। तो पहला विशेषता, उद्देश्य के प्राप्ति में ये विशेष सहायक होता है औपचारिक संगठन। दूसरा कहा गया, अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट कर दिए जाते हैं। इसमें जितने भी अधिकारी हैं सबके दायित्व स्पष्ट कर दिए जाते हैं कि कौन किसको आदेश देगा। प्रबंधक आदेश देगा उप प्रबंधक को, उप प्रबंधक आदेश देगा फोरमैन को, फोरमैन आदेश देगा चार्जमैन को, चार्जमैन आदेश देगा कर्मचारी को, और कर्मचारी जैसे ही चार्जमैन आदेश देगा अपने काम में लग जाएगा। कर्मचारियों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाता है कि तुम्हारा बड़ा अधिकारी केवल चार्जमैन है, तुमको केवल चार्जमैन की बात को ही मानना है, बाकी कोई कुछ भी बोले उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इस कारण से यहाँ पे भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। चार्जमैन जो बोलेगा वही काम करेगा, कौन? कर्मचारी। लेकिन अगर आगे मान लो फोरमैन बोलता है कि ये वस्तु का निर्माण करना है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। कारण उनको स्पष्ट किया गया है कि उसका बड़ा अधिकारी कौन है? चार्जमैन। तो चार्जमैन जैसा बोलेगा वैसा ही काम करेगा। कौन काम करेगा ऐसा? उसके नीचे काम करने वाला कर्मचारी। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर समस्त अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट कर देने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार से भी भ्रम की स्थिति नहीं बनती है, आपसी कोई टकराव नहीं होता है और अपना यहाँ का कार्य निर्धारित गति से चलते रहता है। और निर्धारित गति से चलने के कारण काम में किसी प्रकार से कोई भी विलंब यहाँ पर नहीं होती है और समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। ये लाभ होता है हमको, ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता औपचारिक संगठन की। आई बात समझ में?
तो पहली विशेषता उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी विशेषता अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण इनके बीच कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आगे सत्ता का अंतरण ऊपर से नीचे होता है, मतलब अधिकार का अंतरण पद के अनुसार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। बड़ा अधिकारी आदेश देते जाएगा, बड़े से उससे सबसे बड़ा, बड़े से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में कर्मचारी। तो पद के अनुसार, सत्ता के अनुसार यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे आदेश का अंतरण किया जाता है, जिसके हिसाब से कर्मचारी अपना काम करते हैं। तो बताया गया था जैसे आपको अभी, सबसे बड़ा प्रबंधक, उससे नीचे उप प्रबंधक, उससे नीचे फोरमैन, उससे नीचे चार्जमैन, उससे नीचे कर्मचारी। और यहाँ पे अधिकार यानी आदेश ऊपर से नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है, और निवेदन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। निवेदन जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है। कौन से संगठन के अंतर्गत? औपचारिक संगठन के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद आदेश की एकता का पालन किया जाता है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता का पालन किया जाता है, मतलब जिसको आदेश दिया गया है कि तुम अगले व्यक्ति को आदेश दोगे, तो अगला व्यक्ति उसके ही आदेश का पालन करेगा, दूसरे आगे आदेश का पालन नहीं करेगा। जैसा ही बताया था कि कर्मचारी को आदेश मिलेगा चार्जमैन से, कर्मचारी को स्पष्ट कर दिया गया है कि तुमको आदेश कौन देगा? चार्जमैन। तो वह केवल चार्जमैन के ही बात का या उसके आदेश का पालन करेगा, बाकी किसी अन्य अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेगा। कारण उसको स्पष्ट कर दिया गया है कि तुम्हारा बड़ा अधिकारी कौन है? चार्जमैन। वह जैसा बोलेगा वैसा तुमको वहाँ पे काम करना है। बाकी कोई भी आकर बोलता है तो उसके बातों पर तुमको ध्यान नहीं देना है। केवल किसके बातों पर ध्यान देना है? चार्जमैन के बातों पर ध्यान देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आदेश की एकता का पालन होता है। हर अधिकारी अपने बड़े अधिकारी के आदेश का पालन करता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और काम उत्पादन अपने निर्धारित गति से चलते रहता है। वहाँ पर उत्पादन में किसी प्रकार से भी कोई विलम्ब नहीं होता है, वस्तु बनकर समय पर तैयार हो जाती है। तब जाकर हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उस लक्ष्य या उद्देश्य की वहाँ पर प्राप्ति होती है। इस संगठन के कारण, औपचारिक संगठन के कारण, औपचारिक संगठन में क्या हुआ? आदेश की एकता का पालन किया जाता है, जो कि स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन किसको आदेश देगा। आई बस में ये होता है कौन से संगठन में? औपचारिक संगठन में। इसके बाद सदस्यों के संबंध अव्यक्तिगत होते हैं, किसी का संबंध किसी से नहीं होता। जो सदस्य हैं, अधिकारी जैसे ही आदेश देगा उसको उसके आदेश का पालन करना है। अधिकारी जैसे ही आदेश देगा उसको उसके आदेश का पालन करना है। इसलिए कहा गया यहाँ पर संगठन में सदस्यों का संबंध जो होता है अव्यक्तिगत होता है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है। सारे समूह को लेकर यहाँ पे काम किया जाता है। सारे समूह को लेकर यहाँ पर काम किया जाता है। इसलिए कहा गया सदस्यों का संबंध आपसी नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता है। कोई अपने स्वार्थ को लेकर काम यहाँ पर नहीं करता है। सभी के हितों को ध्यान में रख कर यहाँ पर काम किया जाता है। कौन से संगठन के अंतर्गत? औपचारिक संगठन के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखते हैं इसी में अपन आगे। इसमें पद के आधार बिंदु माना जाता है। इसमें जो आधार बिंदु मानने का केंद्र होता है वह है पद। पद को आधार बिंदु क्यों माना गया है? क्योंकि बताया गया है आपको यहाँ पर कि हमेशा आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। तो प्रबंधक जो बोलेगा वो उप प्रबंधक जो बोलेगा फोरमैन जो आदेश देगा चार्जमैन जो आदेश देगा कर्मचारी, और कर्मचारी किसी को आदेश नहीं देगा। जैसे ही आदेश मिलेगा वो अपने काम में लग जाएगा। और अगर मान लो कोई निवेदन करना हुआ तो कर्मचारी सीधे प्रबंधक के पास नहीं जाएगा। वो उसको जो भी निवेदन करना है, मान लो उसको अवकाश की आवश्यकता है या जो भी है, तो वो अपने बड़े अधिकारी को आवेदन देगा। उसका बड़ा अधिकारी कौन है? चार्जमैन उस आवेदन को फोरमैन तक पहुंचाएगा। फोरमैन उप प्रबंधक को देगा और उप प्रबंधक
प्रबंधक को देगा और फिर प्रबंधक के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा वह सूचना एक के माध्यम से यानी उप प्रबंधक फोरमैन चार्जमैन से होता हुआ कर्मचारी तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर और निवेदन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। कौन से संगठन में? औपचारिक संगठन में। आई बात समझ में? फिर चलो देखते हैं इसी में आगे। चलिए देखते हैं इसी में अपन औपचारिक संगठन के लाभ। औपचारिक संगठन समझ में आ गया है, अब उसके लाभ को देखते हैं अपन। औपचारिक संगठन का लाभ ये होता है, पहला नंबर टकराव नहीं। सभी को स्पष्ट कर दिया गया कि कौन व्यक्ति किसको आदेश देगा, कौन किसके आदेश का पालन करेगा। आदेश ऊपर से नीचे प्रवाहित होगा, इसलिए जब स्पष्ट कर दिया गया है अधिकार एवं दायित्वों को, इसलिए अधिकारियों के बीच में कोई आपसी टकराव यहाँ पर नहीं होता है और सब अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं, इसलिए टकराव नहीं होता है। दूसरा, उद्देश्य की प्राप्ति में सरलता होती है। समय पर आदेश ऊपर से नीचे प्रवाहित हो जाता है और जैसे ही आदेश मिलता है कर्मचारी अपने काम में बिना विलंब किए लग जाता है, इसलिए समय का नुकसान भी नहीं होता है और समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि उद्देश्य की प्राप्ति में सरलता होती है। आई बात समझ में? फिर कहा जाता है कि निष्पक्षता बनी रहती है। निष्पक्षता मतलब यहाँ पे सदस्यों के बीच में व्यवहार अव्यक्तिगत होते हैं। अव्यक्तिगत होने के कारण कोई पक्षपात होने की संभावना यहाँ पर नहीं होती और सदस्यों के बीच में निष्पक्षता बनी रहती है। मतलब किसी एक पर विशेष ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता है, सब सामूहिक रूप से काम करते हैं, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और उसके कारण पूरे संस्था को भी लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया यहाँ पे संबंध कैसे होते हैं, अव्यक्तिगत, और अव्यक्तिगत होने के कारण यहाँ पे पूर्ण रूप से निष्पक्षता बनी रहती है। ठीक, फिर देखते हैं इसी में अपन आगे। टाल मटोल की भावना समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को जो आदेश मिला है वह दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकता, या ये नहीं सोचेगा कि चलो आज नहीं आदेश प्रोवाइड करूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसा नहीं। कारण अगर मान लो प्रबंधक ने कोई आदेश जारी किया है तो प्रबंधक को दिया, तो प्रबंधक कर्तव्य बनता है कि आज ही अभी तुरंत मुझे फोरमैन को आदेश जारी करना है। और जैसे ही फोरमैन को आदेश मिल गया तो वो टाल मटोल नहीं करेगा कि मैं कल आदेश प्रोवाइड करूंगा। अगर बाई चांस उसने आदेश नहीं दिया तो नीचे कर्मचारी तक आदेश नहीं मिलेगा, उस दिन उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन क्यों नहीं होगा? जब कारण का पता लगाया जाएगा तो कौन पकड़ में आएगा? फोरमैन। चार्जमैन बोलेगा मुझे तो आदेश मिले ही नहीं, फिर फोरमैन से पूछेंगे तो बोलेगा मुझे आदेश मिला था लेकिन मैं नीचे प्रवाहित नहीं किया, इसलिए अगले व्यक्ति को आदेश की प्राप्ति नहीं हुई और फिर इस प्रकार से उस फोरमैन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का या अपने कर्तव्यों के पालन करने में कोई भी टाल मटोल नहीं करेगा। जैसे ही आदेश मिलेगा उसे तुरंत नीचे की ओर प्रवाहित करेगा। बताया था ना, एक बिजली के करंट के समान, जिस प्रकार से हम स्विच चालू करते ही हमारा लाइट जलता है, ठीक उसी प्रकार से आदेश देते ही तुरंत वह आदेश उसी गति से कर्मचारी के पास पहुंच जाता है। आगे बस में फिर कहा गया इसी में, कोई भी व्यक्ति अपनी असफलता का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी असफलता का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता, कारण सबके अधिकार यहाँ पर स्पष्ट है। अगर कर्मचारी ने उत्पादन नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको आदेश नहीं मिला, मान लो बाई चांस चार्जमैन से। और अगर मान ले चार्जमैन ने आदेश दिया और आदेश देने के बाद कर्मचारी ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे पकड़ में कौन आएगा? कर्मचारी, क्योंकि उसने अपने कार्य का टाल मटोल किया जिसके कारण उत्पादन उस दिन नहीं हुआ और फिर उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके वेतन में कटौती किया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए उसे बैठा दिया जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार से मतलब उसको वहाँ पे नुकसान होगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़ सकता है, कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकता है। जैसे ही आदेश मिलेगा उसे अपने काम में लगना है और समय पर वस्तु का निर्माण करके देना है। ये काम करते हैं कौन?
वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी कोई भी उससे बचने की कोशिश नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, ये है इसके लाभ।